हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग हमारा कॉस्ट के क्वेश्चंस करेंगे जो हमने लास्ट टाइम हमने कॉस्ट पढ़ा था। और ये क्वेश्चन जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए वैलिड है, एमकॉम स्टूडेंट्स के लिए भी, MCO 05 के लिए भी, जो उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। तो पहले हम लोग MCQ के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि CMS स्टूडेंट्स को थोड़ी हेल्प करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या है? तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि वो सारे कॉस्ट जो कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, चाहे वो वेजिस हो, मटेरियल हो, सब कुछ, तो वो सारे डायरेक्ट कॉस्ट जो होते हैं वो हमारे प्राइम कॉस्ट होते हैं। सो द आंसर इज द टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी एम्प्लॉयज 3 ड्राइवर्स टू डिलीवर गुड्स टू इट्स कस्टमर्स, द सैलरीज पेड टू दीज ड्राइवर्स आर। यानी कि एक कंपनी है, उसमें जो गुड्स हैं उनको डिलीवर किया गया है। अब जो उनकी ड्राइवर्स की सैलरी है उसे हम क्या मानेंगे? कोई स्टूडेंट बताओ इसमें क्या आंसर होगा? वेरी सिंपल, इट इज़ अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, क्योंकि हमने एक फिनिश गुड्स को सप्लाई किया कस्टमर तक, तो वो हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर एक्सपेंसेस में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी हैज़ टू पे अ 1 रुपी पर यूनिट रॉयल्टी टू द डिजाइनर ऑफ अ प्रोडक्ट विच इट मैन्युफैक्चर्स एंड सेल्स, द रॉयल्टी चार्ज वुड बी क्लासिफाइड इन द कंपनीज अकाउंट्स एज ए। सो हम लोग जो रॉयल्टी दे रहे हैं उसे हम कंपनी अकाउंट में कैसे शो करेंगे? तो इट इज़ डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस क्यों? क्योंकि इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। ओके, सो रॉयल्टी डिज़ाइनर को हमने दे दिया। जो हमने क्यों दिया? क्योंकि वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से रिलेटेड है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट एक्सपेंस में शो किया। ठीक है। रॉयल्टी क्या होता है? फॉर एग्जांपल, मेरा एक बिज़नेस है और मैं अपने बिज़नेस में कॉफ़ी बनाता हूँ, और जो कॉफ़ी है उसकी मैंने किसी से फ्रेंचाइजी ले रखी है। फ्रेंचाइजी जो है उस पर मुझे 2 या 3% या कोई भी एक परमानेंट फिक्स मुझे उस पर रॉयल्टी देनी पड़ती है। ये तो हम लोग बुक ले लेते हैं। वैसे MBA चाय वाले के बारे में तो सुना होगा सबने, तो बस जस्ट उसी के जैसा केस है कि आप अगर बुक लो, अगर किसी से आप बुक लिखवाते हो तो उस बुक के राइटर को आपको रॉयल्टी देनी पड़ती है। ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है, डैश इज अ मेथड ऑफ डीलिंग विद ओवरहेड्स विच इन्वॉल्व्स स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर कॉस्ट सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। इसमें पूछा है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है जो हम लोग ओवरहेड्स को डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में एक ऑफिस का रेंट देना पड़ता है। उस ऑफिस के अंदर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तो हर डिपार्टमेंट को 1 2 3 जो 3 डिपार्टमेंट्स हैं उसमें हमें ऑफिस रेंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। किसी को अगर इस क्वेश्चन में इशू हुआ तो लास्ट वीडियो को एक बार अच्छे से देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। कि यानी कि इसमें से कोई ऐसा चीज़ है जिसके लिए एक सेपरेट मेजरमेंट जरूरी होता है, डेट इज कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज द सेपरेट रिक्वायरमेंट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8th, टिकट्स काउंटर इन अ मेट्रो स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो मेट्रो स्टेशन में टिकट काउंटर होता है वो किसका एग्जाम्पल है? आप बताइए। टिकट काउंटर जो होता है वो रेवेन्यू सेंटर होता है। कैसे? क्योंकि वहाँ पे रेवेन्यू जनरेटेड हो, वहाँ पे सेल हो रही है, वहाँ पे डायरेक्ट प्रोडक्ट को बेच के यानी कि टिकट को बेच के रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू सेंटर। ठीक है, वहाँ डायरेक्ट सेल हो रही है आपकी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, इसका एग्जाम्पल कौन है इन चारों में से? जो आपके जो ये है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये होगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री में ही आपके जो फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं, मटेरियल लेबर सब अलग है, फैक्ट्री में आपके काम होते हैं। नेक्स्ट है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इज ऑल्सो रेफर्ड एज। ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को और क्या कहा जाता है? तो ऑब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को ऑब्जर्वेशन कॉस्टिंग को इन तीनों नामों से जाना जाता है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग और फुल कॉस्टिंग। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए। ठीक है। इस क्वेश्चन को मैं आपके एक्सेल के जरिए फॉर्मेट दिखा रहा हूँ। फॉर्मेट जैसे मैंने आपको सिखाया है, लास्ट वीडियो में आपको फॉर्मेट अच्छे से समझा चुका हूँ एक एक वैल्यू को। तो चलिए आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमको वैल्यू दी है सेल की, हमने पुट कर दिया 2,75,000। ठीक है। चलिए, अब इसमें दे रखा है इन्वेंट्रीज एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, जिसे हम लोग अभी थोड़ी देर में पुट करेंगे। सबसे पहले हम परचेजेस देखते हैं। इसमें दे रखा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक हमारे को दे रखा है 3,000 रुपीज़। 3,000 इज आवर ओपनिंग स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब हो गया ओपनिंग, जो हमारी परचेजेस है, तो ओपनिंग स्टॉक है हमारा 3,000 और हमारा क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक को हम एडजस्ट करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक है हमारा 4,000 और हमारी जो परचेजेस थी इस साल की वो थी 1,10,000।
1,10,000 आपका परचेजेस। सो जो हमारा टोटल विद इन द ईयर परचेज हुआ, यानी कि जो हमारा परचेज ऑफ मटेरियल यूज़ हुआ, वो हो जाएगा हमारा 1,11,000। 1,11,000 तीनों का सम करेंगे इसे माइनस करके। ये मैंने आपको एक्सेल में करके दिखा रहा हूँ, पर लेकिन थोड़ा बहुत टाइम वो होगा, देख लेना। अगर किसी को भी डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं है। सबको पता है परचेजेस से हमने क्यों एडजस्टमेंट करी सब कुछ। नेक्स्ट डायरेक्ट लेबर 65,000। यहाँ पे जो भी वैल्यूज पुट हो रही हैं उन सब का मीनिंग मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुका हूँ, तो कृपया एक बार लास्ट वाली वीडियो को जरूर देखें, उसके बाद आके देखें। तो डायरेक्ट लेबर की वैल्यू ऐड करके हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ गया। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद हमारे को फैक्ट्री ओवरहेड दे रखा है 60% ऑफ वेट अ सेकेंड 60% ऑफ डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर हमारा 65,000 है, जिसका हम लोग 60% एज फैक्ट्री ओवरहेड पुट करेंगे एज पर द क्वेश्चन। ओके, एंड द नेक्स्ट एंट्री इज द वर्क कॉस्ट। तो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड जब एड ऑन हो जाता है तब हमारे पास वर्क कॉस्ट की वैल्यू आ जाती है। ये जो 4 हेडिंग्स हैं, प्राइम कॉस्ट, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस में कई बार जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं चीज़ों से पूछे जाते हैं। तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो एक बार लास्ट वीडियो को आप लोग ज़रूर देख लें। और ये मैं एमकॉम स्टूडेंट्स को भी कहूँगा, क्योंकि उनके क्वेश्चन भी सेम ही हैं। कॉस्ट शीट में कोई चेंज नहीं है, कॉस्ट शीट ही होती है हर तरफ। ठीक है, चलिए। तो वर्क कॉस्ट आ जाने के बाद हम लोगों के पास यहाँ पे क्वेश्चन में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस भी दे रखा है। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस जो कि हमारा काम होता है, हमारा जो गुड्स जो हैं वो हमने मशीन में डाल रखे होते हैं और उसके बाद नया साल चालू हो जाता है। तो जो गुड्स अभी बनने के लिए रखे हुए हैं उन्हें हम वर्क इन प्रोग्रेस कहते हैं। तो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग दे रखा है 4,000 और क्लोजिंग दे रखा है हमारा 6,000। ये आपका है यहाँ पे 6,000। तो ओपनिंग को प्लस करके क्लोजिंग को माइनस करेंगे, एडजस्टमेंट होगी, तो -2,000 हमारा आंसर है। एंड द नेक्स्ट वर्क कॉस्ट विल बी 2,11,000। ठीक है, चलिए। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमें ये दे रखा है 5% ऑफ सेल्स। ओके, सो जो हमारा सेल है उसका हम लोग 5% वैल्यू निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं आंसर में 5% ऑफ सेल्स। तो सेल इज 2,75,000 एंड दैट इज 5%। तो हमारा आंसर है 13,750, 13,750 रुपीज़। सो कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हमारा आएगा दिस प्लस दिस 2,24,750। अब इसमें हम लोग प्लस करेंगे हमारे ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो है वो प्लस होगा और क्लोजिंग स्टॉक माइनस, यानी कि जो हमारे पास पहले से स्टॉक प्रेजेंट है, स्टॉक हमारे पास बचा हुआ है, पहले हम लोग उसे एज पर द फीफो मेथड पहले हम लोग उसे निकालेंगे, फिर जो हमने प्रोड्यूस किया है उसे निकालेंगे। ठीक है, फीफो मेथड सबको पता होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर नहीं पता है तो हमारी प्रीवियस वीडियोस में आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई इश्यू नहीं है, टेलीग्राम पर आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा ओपनिंग स्टॉक है 7,000 एंड द क्लोजिंग स्टॉक इज 8,000। तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस करके हमारा जो नेट आंसर आएगा, जो हमारा नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगा, वो होगा ये। इसे मैं इधर कर लूँ एक सेकेंड। हाँ, तो हमारा जो नेट आंसर है, द नेट आंसर इज 2,23,750। सेलिंग एक्सपेंसेस हमें दे रखा है 10% ऑफ सेल्स। ठीक है, कई बार इसमें बोल देता है कि द परसेंटेज ऑफ द सोल्ड यूनिट्स। तो इस बात का ध्यान रखना, ये बहुत मैंने जनरल क्वेश्चन लिया आप लोगों को समझाने के लिए। तो 10% ऑफ सेल्स दैट इज 2,75,000 इंटू 10%, 27,500। कॉस्ट ऑफ सेल आ गया दिस प्लस दिस, और ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, ये हमारा प्रॉफिट आ गया दिस माइनस दिस। टोटल 23,750 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ, राइट। चलिए, आज हम लोग एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे ताकि हमारा कॉन्सेप्ट जो है और अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आइए, हमको इस क्वेश्चन में प्रोवाइड कर रखा है दैट एक्स लिमिटेड प्रोवाइड्स विद द फॉलोइंग फिगर्स फॉर द ईयर 21 to 22। ओके, हमें ये फिगर्स दे रखे हैं। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप लोग समझना, बहुत ही ईजी है, बस वर्ड्स का खेल है यहाँ पे, वर्ड्स का। ठीक है, चलिए। सो फॉर द ईयर 22 से हमें एस्टिमेट करना है इनको वैल्यूज़ को। चलो, तो हमें सबसे पहले देखा है। सो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया था कि हमें दोनों ईयर्स का एस्टिमेट दिखाना है। फर्स्ट ईयर का हमें एस्टिमेट दिखाना है और इस ईयर का हमें कॉस्ट शीट बनाना है। तो हम लोग यहाँ पे 2 रोज ऐड करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फॉर 21 to 22 एंड द सेकेंड इज़ वन फॉर
22 to 23, ठीक है, इसे हम कहेंगे कॉलमार कॉस्ट शीट। नेक्स्ट, तो हमें सबसे पहले वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट मटेरियल की 3,20,000। अब बस जो हमें एस्टिमेशन दिखाना है उसमें हम लोग एज पर द जो हमें नीचे एडजस्टमेंट दी है उसके हिसाब से हमें वैल्यूज पुट करनी है। तो हमारा इस ईयर का तो 3,20,000 है, ओके, बट द फॉर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखी है, उसे हमें बहुत ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे से समझना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सबसे पहले स्क्रीन पे देखो, जो अब मैं वर्किंग करवाऊंगा उसे बहुत अच्छे से समझना, कोई भी इशू, क्योंकि एक वर्किंग से आप लोग पूरा क्वेश्चन समझ जाएंगे। तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि हमें 22 चीज़ का अजम्पशन करना है, तो हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। सबसे पहले हम पता करते हैं कि हमारा जो आउटपुट है, यानी कि जो हमारी यूनिट है वो इस साल की क्या है, आउटपुट फॉर द ईयर, आउटपुट फॉर द ऑफ ईयर 2021, दैट इज़। अब यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे पुट है, कोई मुझे ये करके बता दो कि यहाँ पे आउटपुट कहाँ पे है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को, आपको यहीं पे आउटपुट मिलेगा। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है, सेल एट 125 पर यूनिट, यानी हमें रेट दे दिया सेल का और अमाउंट दे दिया, तो बस हम लोग हमारा यहाँ से यूनिट निकाल लेंगे। सो हमें सेल दे रखी है 25 लाख डिवाइड बाय 125 रुपीज़, तो हमारे ये पर यूनिट आ गया, टोटल यूनिट इज़ 20,000, ठीक है, दिस डिवाइड बाय दिस 20,000 यूनिट्स हमारा आ गया। एंड अब हमारा जो यूनिट है 2022-23 का, जो कि हमने एज्यूम किया है दैट द आउटपुट एंड सेल क्वांटिटी विल इंक्रीज बाय 20%। तो सबसे पहले जो हमारी क्वांटिटी है वो 20,000 से 20% इंक्रीज होगी, डेट इज़ 120% मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आएगा 120, दैट इज़ 24,000, यानी कि नेक्स्ट ईयर हमारी 24,000 क्वान्टिटीज़ सेल होंगी। ये हमने एजम्पशन लगाया क्योंकि अभी हम लोग एस्टिमेट कॉस्ट शीट बना रहे हैं, ठीक है। सो अब ये बताओ, जब हम लोग 24,000 यूनिट बनाएंगे तो जो मटेरियल कॉस्ट होगा वो भी चेंज हो जाएगा। 20,000 पे अगर 3,20,000 लग रहा है तो 24 पे तो ज़्यादा लगेगा ना। सो हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे डायरेक्ट मटेरियल ऑफ कॉस्ट की फॉर 2022, ठीक है। 21 की वैल्यू थी 3,20,000, 22 की वैल्यू हम लोग पहले पर यूनिट रेट निकालते हैं, तो 3,20,000 डिवाइड बाय 20,000 यूनिट्स, तो पर यूनिट रेट इज 16 रुपीज़, यानी एक यूनिट को बनाने में हमारा 16 रुपीज़ का कॉस्ट पड़ता है, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पर नहीं, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सो अब हमें यहाँ पे जो नेक्स्ट ईयर की यूनिट है वो है 24,000। सो अब हमारा डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाता है, बट यहाँ पे एक और एडजस्टमेंट है जो हमें दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज़ मटेरियल प्राइसेस विल गो अप टू 10%, टू गो अप 10%, यानी कि मटेरियल प्राइस जो है 10% से बढ़ गया है, ठीक है। इन्फ्लेशन आया किसी चीज़ की वजह से, जो रेट हैं वो मटेरियल के बढ़ गए हैं, आटा दाल चावल के रेट बढ़ गए हैं, ठीक है। तो हमारा जो न्यू क्वांटिटी वो है 24,000, जो न्यू प्राइस है, न्यू रेट है वो है 16 का इंटू में 110%, यानी कि 10% बढ़ा के, दैट इज 17.6 रुपीज़ 6 पैसा, 17 रुपीज़ 6 पैसा। सो द टोटल कॉस्ट इज दिस मल्टीप्लाई दिस, सो हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट आया 4,22,400, ठीक है। किसी को कोई डाउट यहाँ पर? बहुत ईजिली मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की, अगर फिर भी डाउट आ गया तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। सो नेक्स्ट एंट्री इज डायरेक्ट वेजेस। सो डायरेक्ट वेजेस हमें यहाँ पे दे रखा है 8 लाख रुपीज़, डायरेक्ट वेजेस हमें यहाँ पे दे रखा है 8 लाख रुपीज़। सो हमारा जो ईयर है 21-22, यहाँ पे हम लोग 8 लाख पुट कर देंगे, ठीक है। एंड फॉर 2023 इसके लिए हम लोग वर्किंग करेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 यहाँ में दे रखा है डायरेक्ट वेजेस। देखिए ये जो सारे कॉस्ट होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, ये जो है फ्लक्चुएट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती हैं जो कि यूनिट के साथ वेरी करते हैं। सो इसलिए फिक्स कॉस्ट कभी भी यूनिट के साथ, चाहे आप एक यूनिट प्रोड्यूस करो, चाहे 1 लाख यूनिट करो, लेकिन फिक्स कॉस्ट ही रहती है, वो एक समय के बाद ही जाके चेंज होती है। तो हमें 8 लाख दे रखा था, ये था पर 20,000 यूनिट। अब क्योंकि 24,000 यूनिट बनाने हैं तो हमें लेबर ज़्यादा लगानी पड़ेगी, तो इसलिए हमारा जो कॉस्ट आएगा वो न्यू रेट पे आएगा, न्यू अमाउंट पे आएगा। और ये है आपका क्वेश्चन में दे रखा है, वेज रेट विल गो अप बाय 5% अलॉन्ग विद इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%। ओके, सो यहाँ पे बहुत अच्छे से समझना है, यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो 5% से बढ़ा के हमारा न्यू रेट आ गया 42 रुपीज़, ओके। बट यहाँ पे एक और चीज़ दे रखी है, हम लोग उसे निकालेंगे। सो सबसे पहले हमारा जो टोटल कॉस्ट है एज पर द न्यू क्वांटिटी, दैट इज़ 24,000 इंटू 42,
तो ये हमारा आया 10,08,000। बट देर इज़ अ फर्स्ट इधर एक और एडिशनल लाइन है, इंक्रीज इन ओवरऑल डायरेक्ट लेबर एफिशिएंसी बाय 12%। अब ये क्या है, देखो लेबर एफिशिएंसी यानी लेबरों के करने की क्षमता। फॉर एग्जांपल एक ए है एक बी, दो लेबर हैं, ठीक है। एक ए लेबर है वो सिर्फ दिन में 8 घंटे काम करता है और बी जो है वो 10 घंटे काम करते हैं, और दोनों इतना ही समय लगा के 50-50 यूनिट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ए उस काम को 8 घंटे में करता है, ऑफिस से जल्दी चला जाता है। बी उस काम को 10 घंटे लगा के करता है और फिर जाके वो अपने फैक्ट्री से जाता है। और एक लेबर जो है वो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हम उसे बदले में कोई लालच देते हैं कि अगर आपने ये काम किया तो आपको हफ्ते में 2 छुट्टी 3 छुट्टी मिलेगी, कुछ करके मिलेगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक लेबर जो है अपनी एफिशिएंसी से ज़्यादा पूरी ताकत लगा के काम करता है, जिससे ए ने जो है 8 घंटे के अंदर 50 यूनिट प्रोड्यूस कर दिया। अब इससे क्या हुआ, इससे जो हमारी प्रोडक्शन यूनिट है, जो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम आई। ए की वजह से हमारी 80 रुपीज़ की कॉस्ट आई और बी की हमारी वजह से हमारी 100 रुपीज़ की। सो इसलिए अब क्योंकि यहाँ पे एफिशिएंसी 12% से बढ़ी है तो हमारा जो कॉस्ट है वो 12% से घट जाएगा। समझ में आ गया सबको? एफिशिएंसी बढ़ने से कॉस्ट जो है वो घट जाएगी, वो माइनस हो जाएगी, क्योंकि एफिशिएंसी बढ़ गई तो उन्होंने कम समय लगाया, कम समय लगाया तो कम लेबर लगी, कम लेबर लगी तो कम कॉस्ट लगी। अंडरस्टैंड? सो हमारा जो फाइनल कॉस्ट होगा डायरेक्ट वेजेस का वो होगा 9 लाख रुपीज़। ओके, नो इश्यूज। सो हमारा प्राइम कॉस्ट यहाँ पे निकल चुका है। प्राइम कॉस्ट इज फॉर द एस्टिमेटेड ईयर 13,22,400 एंड फॉर द करंट ईयर 11,20,000। चलिए नेक्स्ट हमें दे रखा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स, जिसमें 25% वेरिएबल है। तो याद रखना फिक्स चेंज नहीं होता है, वेरिएबल चेंज होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट दे रखे हैं वेरिएबल ओवरहेड्स। सो हमें यहाँ पे फिक्स कॉस्ट दे रखा है, फिक्स फैक्ट्री कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट, ये हमें दे रखा है यहाँ पे 25% वेरिएबल है, यानी 75% ऑफ 4,80,000 एंड एज इट इज़ वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट इज 25% ऑफ 4,80,000। ओके, सो यहाँ पे हमारे पहले तो करंट ईयर में एज इट इज़ वैल्यूज़ आ जाएंगी एज पर द कैलकुलेशन 3,60,000 और 1,20,000। अब फॉर द नेक्स्ट ईयर हमें एंट्री दे रखी है फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड विल इंक्रीज बाय 33 देखो 33 का सीधा सा मतलब होता है 1/3 ऑफ द वैल्यू, यानी कि जो हमारे करंट कॉस्ट है उस पर 1/3 ऑफ द वैल्यू इंक्रीज कर देंगे तो वो आएगा 4,80,000। और वेरिएबल कॉस्ट जैसा कि बोला गया क्वेश्चन में 5% बढ़ाना है तो 5% इंक्रीज करके हमारा आ जाएगा 1,26,000, ठीक है। चलो तो हमारा यहाँ पे जो है कॉस्ट वो आ जाएगा वर्क कॉस्ट। टोटल कर लेते हैं वर्क कॉस्ट का। हाँ दिस, एक सेकेंड, ये हमारा सम आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। चलिए सो अब हमारा नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। यहाँ पे हमारे पास कोई भी ओपनिंग स्टॉक वेरिएबल नहीं दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग कुछ नहीं दे रखा, तो इसलिए यही हमारा नेट वर्क कॉस्ट हो जाएगा। ओके चलिए, तो अब हमें दे रखा है फिक्स एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो फिक्स कॉस्ट हो जाएगा हमारा 1,60,000 और वेरिएबल हो जाएगा वेरिएबल 25% के हिसाब से 160 का 75% और ये इसका 25, करेक्ट। ओके, तो करंट ईयर में एज इट इज़ वैल्यू आई। और अब फिक्स कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट ही रहेगा, क्योंकि इसके लिए हमें कोई एंट्री नहीं दे। फिक्स कॉस्ट के लिए इसमें स्पेशली बोला था वहाँ पे इंक्रीज़ करने को, ठीक है। तो हमने वेरिएबल कॉस्ट को भी इंक्रीज़ कर दिया और ये हमारा है कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, सम दिस प्लस दिस, ये हो गया 17,60,000, ये होगा 20,90,400। ये हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग कुछ नहीं है तो यही नेट कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है सेलिंग एंड ओवरहेड्स एक्सपेंसेस। इसमें भी हमें फिक्स और वेरिएबल दे रखा है, गैप करते हैं थोड़ा। सो इसमें कहा है 2/3 इज फिक्स्ड, 2/3 इज फिक्स्ड और 1/3 इज वेरिएबल। तो 240 का 2/3 कितना होगा, कैलकुलेट कर लीजिए। ये हो जाएगा आपका 1,60,000 और ये वेरिएबल हो गया 1/3 यानी 80,000, टोटल 2,40,000। ओके, और फॉर नेक्स्ट ईयर
ये क्या आ गया पॉपअप। हाँ, तो नेक्स्ट ईयर हमारा जो है इसको हम लोग फिक्स का फिक्स रखेंगे, फिक्स वैसे ही रहेगा, और जो हमारा वेरिएबल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा 5% से। ठीक है, तो देखते हैं और कोई एंट्री तो नहीं बची हमारे पास। सो हमें यहाँ पे एक और चीज़ गिवन था, हमें एडवर्टाइजमेंट करना था। कहा गया था कि एडवर्टाइजमेंट होगा नेक्स्ट ईयर, वो हमें यहाँ पे पुट करना है। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस वैल्यू दे रखा है 45,200। ठीक है, सो अब हमारा जो कॉस्ट ऑफ सेल आएगा वो टोटल निकलेगा दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये आ गया 20 लाख, ये 23,79,600। और हमारी सेल जो है इस ईयर सेल जो थी वो थी 25 लाख की। तो 25 लाख हम लोग एज पर द आंसर पुट करेंगे सेल को, और फिर हमारा जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 5 लाख का। करेक्ट, कोई इशू। और यहाँ पे हमें जो आंसर दिया है, यहाँ पे जो हमारी सेल होगी वो 24,000 यूनिट्स के हिसाब से होगी। बहुत ध्यान रखना, 125 रेट था, 24,000 यूनिट्स। सो हमारी 30 लाख की सेल हो गई, और जो हमारा प्रॉफिट निकला वो निकला दिस माइनस दिस, 6,20,400। ये यहाँ पे कुछ इशू है शायद। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने गलती कर दी। वेरिएबल कॉस्ट में 5% तो इंक्रीज़ होना था, बट साथ में ये यूनिट कॉस्ट, यूनिट के हिसाब से भी बढ़ना था। सो ये हमारा बढ़ेगा टोटल डिवाइड बाई 20,000 इंटू 24,000, ये हमारे यूनिट के हिसाब से आया, और फिर जो यूनिट के हिसाब से वैल्यू आई उस पर हमने 5% इंक्रीज़ किया, तो हमारा आंसर हुआ 50,400। जैसे मैंने डायरेक्ट मटेरियल में सिखाया था, हमने यहाँ पे गलती कर दी। हमने वेरिएबल कॉस्ट जो है उसमें हमने सिर्फ डायरेक्टली 5% इंक्रीज़ किया, यूनिट के हिसाब से रेट नहीं बढ़ाया। तो पहले पर यूनिट निकाल के, पर यूनिट निकालेंगे 20,000 इंटू 24,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो कॉस्ट आएगा उसको इंक्रीज़ करेंगे 105% करके, यानी कि जो कॉस्ट आया उसको 5% इंक्रीज़ कर दिया। ठीक है, बस। और ये हमारा जो है फैक्ट्री कॉस्ट भी हो गया, और यहाँ पे हमारा आंसर मैच हो जाना चाहिए। और ये हमने सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में भी सेम ही कर दिया। हमने यहाँ पे भी पर यूनिट करके 20,000 डिवाइड करके 24 से मल्टीप्लाई एंड देन इंक्रीजिंग विट बाय 5%। सो अब जाके हमारा आंसर करेक्ट आया है 5,70,000। ये छोटी सी मिस्टेक थी, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, ये मिस्टेक से जो हमारे आंसर गलत हो जाते हैं। सो हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स जो है दोनों ईयर का निकाल लिया। बी में दे रखा है कि हमें अलग अलग सिचुएशंस में पर यूनिट जो है रेट निकालना है। तो आइए निकालते हैं। सबसे पहली सिचुएशन हमें क्या दे रखी है? सबसे पहली सिचुएशन है कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल जो हमारा आंसर था वो हमने निकाल दिया 2021-22 का 20 लाख, और 22-23 का हमारा हो जाएगा 24,30,000। ठीक है, तो हमारा ए का आंसर हो गया। बी में आते हैं, तो इन्होंने बोला है कि हमें अलग सिचुएशन में सेलिंग प्राइस निकालना है 22-23 का। ठीक है, इफ़ द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज टू बी अर्न इन 21-22, यानी कि जो हमारा है इफ़ द सेम फर्स्ट। ठीक है, हमें यहाँ पे दे रखा है कि जो हमारा प्रॉफिट होगा वो लास्ट ईयर की तरह सेम हो अगर, तो हमारा वो कितना निकलेगा। तो हमारा जो कॉस्ट है उसमें हम लोग प्रॉफिट सेम करके प्लस करेंगे, तो ये जो हमारा आएगा इसे पर यूनिट डिवाइड करेंगे, तो हमारा सेलिंग प्राइस आ गया 122.08। ठीक है, दो वैल्यूज डेसिमल के बाद आप लगा सकते हैं। द सेकेंड क्वेश्चन इज इफ द सेम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू सेल्स इज टू बी अर्नड एज पर 21-22। परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, याद रखना परसेंटेज, तो हमें पहले परसेंटेज निकालना है। सो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट हम लोग निकालते हैं। मैं परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो है वो मैं कॉस्ट के ऊपर निकाल रहा हूँ। तो हमने प्रॉफिट लिया 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख कॉस्ट, तो 25% ऑन कॉस्ट है, तो इसलिए इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से। तो कॉस्ट हमारा 24,30,000, ये परसेंटेज होगा। हाँ, तो ये हमारा प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट प्लस 6,75,000 प्रॉफिट प्लस में कॉस्ट, तो ये हमारा आंसर है, ये हमारा सेल आएगा, और इस सेल को हम लोग डिवाइड करेंगे यूनिट से, 24,000 यूनिट। तो टोटल 24,000 यूनिट, तो हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो आया 126 रुपीज़ और
56 पैसा। चलिए नेक्स्ट। थर्ड, इफ द एग्जिस्टिंग परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑफ सेल्स इज टू बी इंक्रीज बाय 25%। ओके, सो एग्जिस्टिंग परसेंटेज को 25% से बढ़ाया, फिर उसे सिंपल सी बात है, एग्जिस्टिंग था उसे 25 से बढ़ाया, उसके बाद उसे वही कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके हमने प्रॉफिट निकाल लिया। फिर प्रॉफिट प्लस सेल डिवाइड बाय यूनिट्स, तुम्हारा सेलिंग प्राइस पर यूनिट आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर आ गया 132.89। नेक्स्ट, द फोर्थ एंड द लास्ट वाज इफ़ प्रॉफिट पर यूनिट अर्न एज 10 रुपीज़, यानी कि पर यूनिट पे 10 रुपीज़ हमें प्रॉफिट होता है। तो टोटल यूनिट्स कितनी है 24,000, तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 2,40,000 का प्रॉफिट हुआ प्लस कॉस्ट 24,30,000। तो जो आंसर आया उसे डिवाइड करेंगे 24,000 यूनिट से। सो दिस इज आवर सेलिंग प्राइस। सो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सो आज की क्लास में हमने कॉस्ट के 2 क्वेश्चंस किए। ये वर्किंग नोट्स आपको क्लियरली मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। MCO 05 की जो स्टूडेंट्स हैं, जो MCOM के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी ये कॉस्ट शीट के जो आज हमने 2 क्वेश्चंस किए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे और कोशिश रहेगी कि जल्दी वीडियोज़ आए, और एज़ पर MCOM स्टूडेंट्स MCO 05 पे भी वीडियोज़ आएंगी।